जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें बी की वैल्यू बढ़ रही है। और हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर आई बढ़ रहा है इसका मतलब बी बढ़ रहा है, और बी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो हमें पता है ईएमएफ वहां पे डेवलप होता है, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, चेंज इन फाई पे। तो देखो क्या फाई में चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा, अगर करंट में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फाई में चेंज होगा, और फाई में चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और लेंज ने हमें बताया है कि ये ईएमएफ हमेशा क्या करता है, सपोर्ट या अपोज, हमेशा अपोज करता है, हमेशा ये अपोज करेगा। तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट भेजा था, तो ये क्या करेगा, अपोज करने के लिए इसको इस डायरेक्शन में करंट भेजेगा। इस डायरेक्शन में करंट भेजेगा तो मैं ये बोल देता हूँ कि इसमें एक ईएमएफ ना इस साइड में डेवलप हो जाता है। यहाँ तो ये बड़ा वाला ईएमएफ था ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ ना उल्टी साइड में डेवलप हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे इंड्यूस हो गया, यहाँ पे ईएमएफ, और खुद से ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसको बाहर से किसी मैग्नेट या कॉइल की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो एक कॉइल से करंट जा रहा था तो कॉइल के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सोलेनॉइड का यही प्रिंसिपल है। लेकिन वो अचानक से नहीं बनाता है, धीरे धीरे बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी। और कोई भी कॉइल चाहती नहीं कि उसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो, वो उसको हमेशा अपोज करती है। तो देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था ना, तो क्या करेगी, खुद से एक इस डायरेक्शन में करंट को डेवलप कर लेगी। ये इतना समझ में आया। तो यहां से देखो ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स के ऊपर। और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई के ऊपर। एक्चुअली बी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जिसको ये बात अगर समझ में आ गई तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। यही क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। या किसी कॉइल के लिए यही सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, एल की वैल्यू। अब देखो ये वाली कॉइल मैंने कॉपर की बनाई, इसमें अलग होगी इसकी एल की वैल्यू। भाई अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज करने पे अलग अलग ये बी की वैल्यू होगी। ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो हमने अंदर में जो पाइप लगाया हुआ है, ये पाइप के अंदर मटेरियल क्या है, हम लोग म्यू नॉट यूज करते हैं अगर एयर, हम लोग म्यू यूज करते हैं अगर कोई और मटेरियल। उसके बाद करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इस वायर के मटेरियल के ऊपर। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट की वैल्यू कम होने वाली है, कितना क्यों ईएमएफ दे दो, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज, तो सारी चीजें चेंज। तो पता है किस मटेरियल में कितना ये फ्लक्स जनरेट होगा करंट को चेंज करने पे, ये हमको इस इंडक्टेंस से ही पता चलता है। तो यहाँ पे जो एल है ना, ये क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। यहाँ पे सोलेनॉइड हमने लिया था, ये क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एक सोलेनॉइड लेके रखी थी, करंट इसमें देखो ऐसे पीछे से जा रहा है, सामने से निकल रहा है, फिर पीछे से अंदर जा रहा है, ऐसे करके घूम के करंट जा रहा है। और करंट की वैल्यू ना टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो बी की वैल्यू भी चेंज होगी। और अगर बी की वैल्यू चेंज हो गई तो फाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और फाई की वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे करंट चेंज करने पे फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो फ्लक्स और करंट के बीच में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस की। ये डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल के लिए, सोलेनॉइड के लिए, कॉइल के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ से ये जो एल मिला है, यहाँ से आप एल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, पाई अपॉन आई। और यहाँ पे ये जो पाई अपॉन आई है ना, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है हेनरी। एक्चुअली इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर कौन बोले, उससे अच्छा हम उसको क्या बोल देते हैं, हेनरी बोल देते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई। तो यहाँ से देखो फाई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको, एल आई। फाई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एल आई। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो पहले तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा, तो शुरुआत इससे की थी। तो देखो फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल आई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो आपको किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि करंट जो है ना
वो 0 से 3 एम्पियर हो गया इन 5 सेकेंड। तो चेंज इन आई आप लोग लिख लेना 3 और चेंज इन टाइम क्या लिख लोगे 5। तो डी आई बाई डी टी आपको ऐसे दिया होगा। आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा या आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको हर बार अलग अलग जो भी आपको कैलकुलेट करने बोलेगा आपको कैलकुलेट करते जाना। अब यहां से देखो एक और चीज कि हेनरी को हम लोग एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहां से देखो अगर मैं देखूं एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 हेनरी कितना होता है तो आप बोलना देखो इसकी वैल्यू हमको 1 लाना है ना, तो ऊपर भी 1 होना चाहिए नीचे भी 1 होना चाहिए। अगर करंट 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज हो, नीचे आ गया ना पूरा 1 एम्पियर इन 1 सेकंड तो 1 आ जाएगा। और उस समय अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कितनी हो 1 वोल्ट, तो जितना इंडक्टेंस होगा उसी को हम कितना कहेंगे 1 हेनरी। बस अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो और उसके कारण 1 वोल्ट का यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो, तो जितना इंडक्टेंस हमको मिलेगा ना उसको हम कहेंगे 1 हेनरी। रख के देख लो, मैंने बोला 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ मिलना चाहिए और 1 एम्पियर 1 सेकंड में करंट चेंज होना चाहिए। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है ना, तो कट पिट के आपको 1 हेनरी मिलने वाला है। क्या चीज कोई चेंज ना हो, इसमें कोई चेंज ना हो। अगर करंट में चेंज नहीं होगा तो भाई फ्लक्स में ही चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं आएगा। अगर करंट चेंज नहीं हुआ तो कहां से बी चेंज होगा, बी चेंज नहीं तो पाई चेंज नहीं और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, तो कहां का हेनरी आएगा। तो इतना समझ गए। तो इसके ऊपर जितनी भी कथा कहानी है पूरी पीडीएफ में लिखी हुई है, टेंशन नहीं लेना, वो आपको मिल जाएगा उसमें। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों को चीज देखनी है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक के हम लोगों ने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कॉइल खुद से ही ईएमएफ जनरेट कर रही थी, लेकिन अब खुद से जनरेट नहीं करेगी, उसको कोई पार्टनर चाहिए। म्यूचुअली उन लोग मिल के क्या करेंगे यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। फिर से मैं सेम केस ले लेता हूँ, एक वायर जो ये पीछे साइड से गया है और ऐसे बाहर निकला है। चलो तो इसको कम से कम आप लोग नोट कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस की कॉइल को बना लो। हाँ इसको लिख लो, सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक का नाम, उसके बाद ये कॉइल का डायग्राम बना लीजिए। हाँ भेज रहे हैं, दूसरा फाइल देख लो। हमको पता है E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे अलग से लिख लेना एज आई इज चेंजिंग B will change, phi will change, therefore E यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको मिलने वाला है एज I is changing।
हाँ पहले ये लिख लो, एज आई इज चेंजिंग बी विल चेंज, देयरफॉर फाई विल चेंज, हेंस वी विल ऑब्टेन इंड्यूस्ड ईएम। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको लिख के रख लिया हम लोगों ने। अब हमको पता है कि करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, एल, जिसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी। एनसीईआरटी बुक रखा है क्या, तो भी बता देंगे। हाँ ये भी लिखना है, E is equals to माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी भी एल आई, एल जो वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, E is equals to माइनस एल डी फाई बाई डी टी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आई बाई डी टी। और यहाँ से हम लोग हेनरी को डिफाइन करेंगे कि अगर 1 एम्पियर करंट चेंज होता है फॉर इन 1 सेकेंड, और इसके कारण अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो जितना भी इंडक्टेंस होगा उसमें 1 हेनरी के। नोट्स में है पूरा, लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। ठीक है लिख लो, डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी। इफ current changes by 1 ampere in 1 second, if current changes by 1 ampere in 1 second and 1 volt EMF induced, then inductance will be 1 हेनरी। अब ये क्वेश्चन derive expression for L for a solenoid। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप उसको स्टार लगा लेना।
चलो आगे आइए। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एल फॉर अ सोलेनॉइड, ये हमको यहाँ से डिराइव करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, चलो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग एक सोलेनॉइड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले बना देना है एक सोलेनॉइड कि भाई इस सोलेनॉइड से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जा रहा है आई, यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसके कारण इसमें जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंड्यूस, वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो सोलेनॉइड है, इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एन, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लिख लेना एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ये तीन चीजें हमको दी हुई है। तो यहां से देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंट्रोड्यूस हो रही है, एक मिनट यहाँ पे देखो, कुछ भी पूछे आपको एग्जाम में, किसी के लिए आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अभी पिछले पेज में आपने फॉर्मूला क्या देखा है, फाई बाई आई, ये फॉर्मूला देखा है। और फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा अपॉन आई। अब क्या करना, आपको एरिया दिया रहेगा, आपको बस बी की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू इंटू ए इंटू कॉस थीटा अपॉन आई कर देना, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, मैं वही करने वाला हूँ एल की वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे पता है ऐसे करके निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं बी निकाल लेता हूँ। तो देखो, सॉलिडॉइड के लिए बी कितना होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट एन आई, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कैपिटल एन अपॉन एल। तो शीट याद है, शीट में नीचे लिखवाया था मैंने, क्लोराइड के लिए होता था एन अपॉन 2 पाई आर, और इसके लिए होता था एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो है ये। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ, ये आ जाएगा। तो यहां से हमको बी की वैल्यू पता चल गई। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा, अब हमको निकालना है क्या, यहाँ से फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ से म्यू नॉट बी ए कॉस थीटा, ये हम लोग इसकी वैल्यू पढ़ते थे। पर पता है ये किसके लिए होती है, ये एक लूप के लिए होती है। आप लोग याद करो, हम लोग E इज इक्वल टू लिखते थे माइनस डी पाई बाई डी टी लिखते थे, लेकिन जैसी n नंबर ऑफ लूप आते थे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ इस तरीके का, ये n पाई अपॉन डी टी, यहाँ पे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहो तो बाहर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक एरिया अगर आप ले रहे हो, मतलब ये एक ही लूप अगर ले रहे हो, तो उसके लिए फ्लक्स इतना आएगा। लेकिन टोटल हमारे पास कितने लूप है, देखो जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतने लूप है हमारे पास। तो हमको सामने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और बार n से, तब हमको टोटल मिलने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण पैदा हो रही है, नंबर ऑफ लूप्स के कारण। और फ्लक्स भी कितनों से पास हो रहा है, टोटल सारे लूप से भी तो पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ वाले n को ना भूलें, और यहाँ पे लिख ले एन बी ए कॉस थीटा फॉर फुल सोलेनॉइड। इसलिए देखो, पिंक कलर से मैंने लिख दिया कि वो एन क्यों आया, बस अब उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। तो ये हमारी पाई की वैल्यू आ गई। एक एन ऑलरेडी था बी के साथ में, एक बार आपने और एन से मल्टीप्लाई किया। ये जो था ना, ये एन, ये बता रहा था कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कितना बार जो है ना फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितने लूप होंगे उतनी बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी हमने एन से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एन इज इक्वल्स टू, देखो ये है हमारा फॉर्मूला, तो बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 1, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने कंसीडर कर लिया। ये 90 डिग्री पे बुरा है, कभी 0 डिग्री पे बुरा है, क्योंकि देखो ये हमारा जो है ना कॉइल, इसका ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। ये लूप है तो इसका एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में,
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, इसलिए हमने 0 डिग्री ले लिया है। तो cos 0 कितना होता है 1। अब देखो ये फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, डिवाइड बाई आई, तो आई से आई कट जाएगा और क्या बचेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे जो फाइल है वो उसमें नहीं आ रही है।
यहाँ पे जो है इसमें देखो पेन ड्राइव में जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें देखो 20 पेज आते हैं टोटल। वो कास्ट भी नहीं हो रहा है ना। हाँ, सब किया ना, वो जो कोड है वो भी डाल रहा हूँ, वो आता है ना ऊपर में। उसको सेलेक्ट कर ये होना चाहिए 31 पेज दिखा रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ गया। तो देखो ये सेल्फ इंडक्शन, इसको अभी तक हम लोग देख रहे थे, पूरा थ्योरी वही लिख दिया मैंने जो मैंने बताया। यहाँ पे देखो अभी जो करंट है वो इसमें डायग्राम में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप होता है, जो कि इसमें अभी देखो अभी इसमें इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी। अगर इस करंट की वैल्यू चेंज हो जाए या कम हो जाए या ज्यादा, तो नहीं चाहेगा कि ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स पैदा कर लेता है। वही है स्मॉल ई, वही हमको निकालना था, खुद से ही डेवलप कर ले रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, सेल्फ इंडक्टेंस। आप तीनों डायग्राम सेम। तो देखो हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ से हमको पता चल गया फाई इज इक्वल टू एल आई। एल क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एल एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो तो हमको एल इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, 5। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है कि कब इसकी वैल्यू जो होती है इंडक्टेंस की, वो इससे पास होने वाले फ्लक्स के इक्वल होती। तो आप क्या लिखेंगे, जब भी किसी लूप में से 1 एम्पियर करंट पास होता है तब पाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एल के बराबर हो जाती है। 1 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद ये जो मैंने बताया था E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। पाई की वैल्यू अभी भी निकाली है, एल आई पुट कर दिए, एल कांस्टेंट है बाहर आ गया तो डी आई बाई डी टी बच जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ये, तो अगर ये 1 वोल्ट और ये 1 एम्पियर पर सेकंड हो अगर, तो क्या होगा, ये हमको 1 हेनरी मिलेगा एल की वैल्यू। तो ये 1 हेनरी को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है करंट इन द सर्किट फॉल स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर, सॉरी 0 एम्पियर। तो चेंज इन करंट कितना है, गलत, -2 एम्पियर। 2 से 0 पे पहुंच रहा है तो चेंज कितना हो जाएगा, -2 एम्पियर इन 10 मिली सेकेंड। If an average EMF of 200 volt is induced, calculate the self inductance of the circuit। यानी कि आपको L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको दिया क्या है, TI बाई dt दिया हुआ है -2 अपॉन 10 टू द पावर -3, 10 मिली सेकेंड दिया हुआ है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 है, सॉरी 10 मिली सेकेंड, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली सेकेंड आपको दिया हुआ। चेंज इन करंट -2, टाइम कितना लगा उसके लिए, 10 मिली सेकेंड, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। और आपको दिया हुआ है कि इसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो कितना होता है, 200 वोल्ट। तो बताओ कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि एल की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब भी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिराइव किया है, डी फाई बाई डी टी था, फाई की जगह पे एल आई लिखा था हमने। E आपको दिया हुआ है 200
माइनस एल, ये दिया हुआ है आपको -2/10 × 10⁻³ बस एल की वैल्यू निकालना है तो आपका एल आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये दो कॉइल रखी हुई थी, एक ये सोलेनॉइड है और एक ये सोलेनॉइड। अभी इस डायग्राम पे मत जाना। अभी देखो मैंने क्या किया है, की को ऐसे लगा के रखा हुआ है। अगर की लगी हुई है तो करंट ऐसे पास होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो क्या इसका गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा? नहीं करेगा। जब चेंज होता है फ्लक्स की वैल्यू तभी वो डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने जैसे ही क्या किया, इस की को उठा दिया या की को ड्रॉप किया तो करंट की वैल्यू चेंज होती है। 10⁻³ -3 -4 सेकंड तक की करंट धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे कम होता है। अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है करंट की वैल्यू, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसमें से क्रॉस होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण इसमें एक करंट, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोस्त पढ़ने लगा तो उसको देख के ये भी पढ़ना शुरू कर देता है। जनरली ऐसा होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। कुछ बच्चों में सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि वो खुद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ चेंज आया, मतलब अब सीटी आ गया या हाफ ईयरली एग्जाम आ गया तो खुद से इंडक्टेंस चालू हो जाता है। ये ऐसे होते हैं, जब बाजू वाला पढ़ेगा तभी मैं पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? ये कहलाता है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखना ये टॉपिक हमें बाद में भी डिस्कस करना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, सेकेंडरी कॉइल। याद रखना ये टर्म बाद में यूज होने वाले हैं। ये प्राइमरी कॉइल जिसमें एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा था और चेंज हो रहा था। करंट के चेंज होने के कारण बी की वैल्यू चेंज हुई। बी चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी कॉइल नंबर 1 है, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू मैंने मान लिया φ1। इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा क्या, B1। और इससे इसका जो एरिया है और इसका एरिया दोनों सेम ही मान लो। इसमें जो करंट है वो है I1। अब इसमें भी देखो, अगर ईएमएफ पैदा हो गया इसका मतलब इसमें भी एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होने वाला है। उस करंट को मैंने नाम दे दिया I2। इसमें भी एक फ्लक्स पैदा होगा, वो होगा φ2। लेकिन बताओ, इसमें ये जो फ्लक्स पैदा हो रहा है φ2, वो किसके कारण पैदा हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड थी? कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। वो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पार हो रही। तो इसमें जो फ्लक्स पैदा होगा, आप लोग लिखो ना फ्लक्स का फॉर्मूला, φ = PA cos थीटा। तो भाई ये कॉइल में पैदा होने वाला फ्लक्स है, बाहर से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें बाहर से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, B1। तो याद रखना इस पे φ2, इसमें जो खुद का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण पैदा हो रहा है, B1। और कोई सी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है क्या वहां? यहाँ पे इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हुई है। इसमें से करंट पास हो रहा है और वो चेंज हो रहा है। देखो करंट पास हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है इस डायरेक्शन में। अगर करंट की वैल्यू चेंज हुई तो इस डायरेक्शन में बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और ये अगर चेंज होगा तो यही तो पास हो रहा है इससे। तो इसमें जो पैदा होगा फ्लक्स, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पैदा हो रहा है।